क्या होता है? HAFE कंसेप्ट के अंदर पढ़ रहे थे, हमने पहला सवाल पढ़ा था पियर्सन HAFE कंसेप्ट। ओके, दूसरा पढ़ा था सैंबल्स क्या होती है, सहजीवन किसको बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछता है। और तीसरा सवाल जो मैंने पढ़ा था मेरे भाई, तीसरा सवाल क्या था, पियर्सन HAFE कंसेप्ट। और चौथा सवाल मैं पढ़ रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ HAFE थ्योरी। तो बात कर रहा हूँ आपसे अगले लेक्चर के अंदर। संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। मिलते हैं सक्सेना केमिस्ट्री क्लास में। गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे हैं तो HAFE का पहला अनुप्रयोग है यौगिकों के बनने की संभावना। यौगिकों के निर्माण की संभावना, यौगिकों के बनने की संभावना क्या होती है, क्या नहीं होती। तो इसमें है सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व। कौन सा होता है आपको पता है? सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है आवर्त सारणी के अंदर? फ्लोरीन। फ्लोरीन का आकार क्या होता है? सबसे छोटा, इसलिए इसको क्या माना जाता है? सबसे ऋण विद्युतीय तत्व। क्या मानते हैं इसको? सबसे ऋण विद्युतीय तत्व। एवं धन विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? सीजियम, CS+। ये कौन सा तत्व होता है? धन विद्युतीय तत्व। कौन सा तत्व होता है लाला? धन विद्युतीय तत्व। मैं बात कर रहा हूँ पूरी आवर्त सारणी के अंदर फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए इसकी विद्युतीयता का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। और सीजियम धातु जो होती है फोटोइलेक्ट्रिक सेलों में यूज आती है। सीजियम धातु जो होती है धन विद्युतीय तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? धन विद्युतीय तत्व के मध्य बंध प्रबल होगा। बंध कैसा होगा? प्रबल होगा। कहने का मतलब फ्लोरीन और सीजियम ये तो ऋण विद्युतीय तत्व है और ये धन विद्युतीय तत्व है। इन दोनों को मिला के अगर यौगिक बनाया जाए तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। कैसी होगी लाला? स्ट्रांग होगी। कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। तो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। कौन सा होता है? फ्लोरीन। और धन विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? सीजियम। कहने का मतलब समझे नहीं समझे? लास्ट सवाल कर रहा है मेरी तरफ से इस यूनिट का ही। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। धन विद्युतीय तत्व क्या हो गया? सीजियम हो गया। यानी कि सीजियम और फ्लोरीन से मिलकर जितने भी यौगिक बनते हैं उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और ऐसा होगा तो इस काम को करने के लिए एनर्जी क्या होगी? मुक्त होगी। एनर्जी क्या होगी? मुक्त होगी। और जब ऊर्जा मुक्त होती है जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उस अभिक्रिया को मैं क्या बोलता हूँ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन बोलता हूँ लासातेरी के अनुसार? वे अभिक्रिया जिनसे ऊर्जा मुक्त होती है या जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान कैसा होता है? नेगेटिव होता है, वो अभिक्रियाएं कौन सी प्रकृति की होती है? ऊष्माक्षेपी प्रकृति की। कौन सी प्रकृति की होती है लाला? ऊष्माक्षेपी प्रकृति की। अब देखिए ये है लिथियम आयोडाइड, सिंपल कॉम्प्लेक्स है। और एक ले लिया मैंने CSF, सीजियम फ्लोराइड। दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो देखिए Li पे क्या आएगा? प्लस और I क्या रहेगा? माइनस। ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस। कहने का मतलब प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा? बंद बनाएगा। लिथियम जो है किसके साथ जुड़ेगा? फ्लोराइड के साथ। सीजियम किसके साथ जुड़ेगा? आयोडाइड के साथ। कॉम्प्लेक्स बनेगा मेरे पास CSI प्लस
LiF। इस प्रोसेस को करने के लिए कितनी एनर्जी मुक्त होती है? 139 kg। तो देखिए पहली कंडीशन मेरी पूरी होती है, यौगिकों के निर्माण की संभावना। सबसे ऋण विद्युतीय तत्व में जानता हूं क्या होता है, क्लोरीन, एवं धन विद्युतीय तत्व क्या है, सीजियम। अगर सबसे ऋण विद्युतीय और सबसे धन विद्युतीय तत्व को मिलाकर उसका यौगिक बनाया जाए तो उनके बीच में, धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय के बीच में जब वो आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा बंध बनेगा? प्रबल बंध बनेगा। और प्रबल बंध बनेगा तो इस प्रक्रम को करने में ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। ऊर्जा क्या होगी लाला? मुक्त होगी। अभिक्रिया कौन सी प्रकार की कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया। जैसे लिथियम आयोडाइड ले लिया और सीरियम क्लोराइड ले लिया। ये मुझे पता है सीरियम क्या होता है? धन विद्युतीय होता है। क्लोरीन क्या होता है? ऋण विद्युतीय होता है। जब इसकी क्रिया मैंने इस यौगिक के साथ कराई, अब मेरे को क्या बनाना है? प्रोडक्ट। तो ट्रांसफर हो जाएगा, सीरियम आयोडाइड बन जाएगा, लिथियम क्या बन जाएगा? फ्लोराइड बन जाएगा। इस प्रोसेस को करने के लिए कितनी एनर्जी मुक्त होती है? 13.9 kg। कितनी होती है? 13.9 kg। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ एसएसएल थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट खत्म। कहने का मतलब सबसे ऋण विद्युतीय धातु और सबसे धन विद्युतीय धातु के मध्य बंध कैसा होगा? प्रबल होगा। और प्रबल होगा तो उस बंध को बनाने के लिए ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? मुक्त करनी पड़ेगी। और ऊर्जा मुक्त करूंगा तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस रिएक्शन को करने के लिए कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है? 13.9 kg। ओके, तो ये हो गई मेरे पास पहली बात। तो मैं क्या पढ़ रहा हूं? यौगिकों के बनने की संभावना। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी थ्योरी ये बताती है यौगिकों के निर्माण कैसे होता है। तो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्या होता है? क्लोरीन होता है। और सीजियम क्या होता है? धन विद्युतीय तत्व होता है। इन दोनों के मध्य बंध कैसा होगा? प्रबल होगा। प्रबल होगा तो इस प्रोसेस को करने के लिए ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। इसलिए इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस लिथियम आयोडाइड से सीजियम फ्लोराइड के यौगिक को मिलाया मैंने, पता है ये धन विद्युतीय ऋण विद्युतीय, तो क्या बनेगा? सीजियम आयोडाइड और LiS। इस प्रोसेस को करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 13.9 kg। ओके, दूसरी देखिए, बिस्मांगी बिस्मांगी उत्प्रेरक पढ़ा होगा। उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और बिस्मांगी। बिस्मांगी उत्प्रेरण क्या होता है? ये होते हैं अभिकारक, ये होते हैं प्रोडक्ट और ये होते हैं उत्प्रेरक। कहने का मतलब जब उत्पाद, उत्प्रेरक और अभिकारक तीनों कैसी अवस्था में हो? अलग अलग भौतिक अवस्था में हो। समान में होंगे तो क्या कहलाएंगे? समांगी। जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों अलग अलग अवस्थाओं में हो तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? बिस्मांगी उत्प्रेरक। तो बिस्मांगी उत्प्रेरण होने के कारण ये क्या होती है? मृदु धातु जो होती है, मृदु धातु मृदु क्षारों का अवशोषण करती है।
क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। मृदु धातु जो होंगी मृदु क्षारों का क्या करेंगी? अवशोषण। किसके कारण? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? विषमांगी। तीसरा फैक्टर है मेरे पास, तीसरा अनुप्रयोग है कठोर विलय पदार्थ। कठोर विलय पदार्थ, कठोर विलय पदार्थ कठोर विलयनों में, कठोर विलयनों में विलयशील होते हैं। कठोर विलय पदार्थ कठोर विलयनों के अंदर क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। जबकि जबकि मृदु विलय पदार्थ मृदु विलय पदार्थ मृदु विलय पदार्थ की विलयता मृदु मृदु विलयनों से अधिक होती है। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन एचएएस की थ्योरी। इंपोर्टेंट सवाल है, 7 नंबर में पूछा जाता है। मैं कह रहा हूँ कठोर विलय पदार्थ जो होते हैं कठोर विलयनों में क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। जबकि मृदु विलय पदार्थ की विलयता मृदु विलयनों से क्या होती है? अधिक होती है। चौथा पॉइंट है मेरे पास हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य। हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य। हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य। इसमें देखिए हैलोजन की कठोरता का घटता हुआ क्रम हैलोजन की कठोरता का घटता हुआ क्रम। सबसे कम किसकी रहेगी? फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडाइन की। ओके, ये हैलोजन की कठोरता का क्या है? घटता हुआ क्रम। और दूसरा है हैलोजन अम्लों की कठोरता का बढ़ता क्रम क्या आएगा? HF की कठोरता क्या रहेगी? सबसे कम, उसके बाद HCl की, उसके बाद HBr की और सबसे ज्यादा HI की। तो हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य जो होती है, मैं कह रहा हूं आपसे हैलोजन की कठोरता का घटता हुआ क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम रहेगा। फ्लोरीन का आकार सबसे कम होता है तो इसमें धात्विक बंध भी क्या होंगे? सबसे कम, और सबसे कम होंगे तो इसकी कठोरता भी क्या होगी? सबसे कम। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हो गया हैलोजन की कठोरता का घटता हुआ क्रम। मैं बात करूंगा हैलोजन अम्लों की
कठोरता का बढ़ता हुआ क्रम, तो HF की क्या रहेगी, सबसे कम, और HI की क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। ये हो गया मेरे पास चौथा एप्लीकेशन, किसके लिए, हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य के लिए। देखिए एक बार, नमस्कार नमस्कार, सेम टू यू, सेम टू यू। देखिए ना उसको, 4 एप्लीकेशन करा चुका, पढ़ा रहे हैं सर, रिकॉर्डेड क्लास। क्या बात करता हूँ ना आपसे थोड़ी देर बाद, ये लेक्चर पूरा कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य, हैलोजन की कठोरता का घटता हुआ क्रम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हैलोजन अम्लों की कठोरता का बढ़ता हुआ क्रम, HF, HCl, HBr और H। ओके, आगे चलते हैं। अगला है धातु लवणों का, धातु लवणों का विषाक्तता, धातु लवणों का विषाक्तता। तो पैलेडियम का प्लेटिनम धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है। पैलेडियम व प्लेटिनम धातु उत्प्रेरक का क्या करती है, कार्य करती है। ये या वे CO कार्बोनेट, ऑलिफिन, फास्फोरस, आर्सेनिक, वे CO कार्बोनेट, ऑलिफिन, फास्फोरस, आर्सेनिक लिगेंडों के साथ आर्सेनिक लिगेंडों में, आर्सेनिक लिगेंडों में आर्सेनिक लिगेंडों में विषाक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं।
आर्सेनिक लिगेंडों में विषाक्त हो जाते हैं। आर्सेनिक लिगेंडों में क्या हो जाते हैं? विषाक्त हो जाते हैं। ये धातु मृदु होती है। ये धातु कैसी होती है? मृदु होती है। जबकि जबकि CO मृदु क्षार होती है। जबकि CO कैसी होती है? मृदु क्षार। बाकी सारी धातुएं कैसी रहेंगी? मृदु प्रकृति की रहेंगी, लेकिन मृदु अम्ल प्रकृति की रहेंगी, लेकिन CO कैसी रहेगी? मृदु क्षार। ये क्या करती है? ये धातु ये धातु ये धातु की सतह पर तीव्रता से ये धातु की सतह पर तीव्रता से अवशोषित होती है। अवशोषित होती है। ये धातु की सतह पर तीव्रता से क्या होती है? अवशोषित होती है, जिससे उत्प्रेरक सतह के सभी बिंदु जिसके कारण जिससे जिससे उत्प्रेरकीय सक्रियता उत्प्रेरकीय सक्रियता समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं धातु लवणों का विषाक्तन। पैलेडियम और प्लेटिनम धातु जो होती है उसको उत्प्रेरक का कार्य करती है। पैलेडियम और प्लेटिनम धातु जो है उत्प्रेरक का कार्य करती है।